हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के 90% चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। यानी कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल हम 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आप फिजिक्स में 90% प्लस मार्क अचीव कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि आपके लिए मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज ला सकूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। यानी कि 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माइक्रोफैरड। अब क्यों होगी ये भी तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए धारिता को, इसका फॉर्मूला होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 संधारित्र हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तीनों की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। तो देखिए हम तीनों के स्थान पर 3 रखते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 3/3, ये कट जाएगा, बचेगा 1। तो 1/c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/c इक्वल टू 1। ठीक है, तो c इक्वल टू हमारा कितना आया? 1 माइक्रोफैरड। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो यहां पर धारिता हमारी 1 माइक्रोफैरड आ गई। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां पर बता देता हूं। c इक्वल टू धारिता इक्वल टू 4πε0 r। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर आप रखेंगे, आपकी धारिता निकल आएगी। ठीक है, 4πε0 की वैल्यू आपको रखना है 1/9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, यानी कि 1/9 गुणे 10 के पावर 9 रखना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर -9 फैरड। यानी कि अगर एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर हो तो इसकी विद्युत धारिता 10 के पावर -9 फैरड होगी। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा चैप्टर से है कि विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में क्या संबंध है? यानी कि J तथा VD में सही संबंध कौन सा है, सूत्र आपको बताना है। A है J इक्वल टू NE VD, B है J इक्वल टू NE अपान VD, C है J इक्वल टू VD E अपान N और D है J इक्वल टू NE VD स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, J इक्वल टू NE VD। यानी कि विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में यही संबंध होता है। ठीक है, यही सही सूत्र होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की विमा है। ठीक है, प्रतिरोध जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, आपको पता है। ठीक है, R इक्वल टू होता है V/I, यानी कि प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर अपान धारा। तो इसका बताइए कि प्रतिरोध की विमा, सही विमा कौन सी है? A है mL2t-2 a के पावर -1, B है mL2 के पावर 3 t के पावर -2 a के पावर -2, C है mL2 के पावर -2 a के पावर -2 और D है mL3 के पावर -3 a के पावर -3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, mL2 के पावर -3 a के पावर -2, ये प्रतिरोध की विमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पांचवा क्वेश्चन कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि 50 ओम प्रतिरोध का धात्विक तार है जिसको खींचकर हमने उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए आपको, अगर आपको नया प्रतिरोध निकालना है R', तो देखिए हमें क्या करना है, पुराना सबसे पहले कितना गुना हम कर रहे हैं? 2 गुना, तो n²। ठीक है, इनटू जो पुराना आपका प्रतिरोध है 50। ठीक है, n की वैल्यू आपको क्या रखना है? देखिए 2 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू 50। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 50, यानी कि फाइनली हमारा आ गया 5 चौक 20, यानी कि 200 ओम हमारा आ जाएगा। ठीक है, R' जो नया प्रतिरोध आया वो 200 ओम। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा।
ठीक है। यानी कि अगर आपको नया प्रतिरोध निकालना है तो जितना गुना कर रहे हैं आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर 2 गुना कर रहे हैं तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, अगर 3 गुना करते तो 3 का स्क्वायर कर देते इनटू जो पुराना प्रतिरोध था तार का, ठीक है, उससे गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। यानी कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है तथा द्वितीय नियम है वो क्या सिद्ध करते हैं। ए है आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण, बी है धारा तथा ऊर्जा संरक्षण, सी है द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण। ठीक है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के अनुरूप कार्य करता है, दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि विभवमापी के तार का ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान। यानी कि आप विभवमापी के तार का ताप बढ़ा दें तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, डी है कभी बढ़ता है तथा कभी घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ठीक है। अगर आप विभवमापी के तार का ताप बढ़ा देते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 8वां बहुविकल्पीय प्रश्न है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण की राशि जो परिवर्तित होती है। यानी कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करे तो कण की कौन सी राशि परिवर्तित होती है, उसमें बदलाव होता है। ए है चाल, बी है संवेग, सी है ऊर्जा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। ठीक है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का संवेग परिवर्तित होता है। 9वां क्वेश्चन है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। यानी कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ किस प्रकार होगा। ए है दीर्घवृत्तीय, बी है वृत्ताकार, सी है परवलयाकार, डी है रेखीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्ताकार। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। यानी कि इसमें से कौन सा मीटर है जिसका प्रतिरोध उच्चतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। ए है अमीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है वोल्ट मीटर, डी है मिली अमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। ठीक है। इनमें से वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। अब बारी आती है अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो 11 नंबर है ये एक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान किस भौतिक राशि के तुल्य होता है। यानी कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान किस भौतिक राशि के बराबर होता है, तो वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक है। यानी कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है। समझ में आया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा U है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। यानी कि एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा U है। ठीक है। अब आपको संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान तथा C तथा U के पदों में आपको लिखना है। ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है कि संधारित्र की संचित ऊर्जा जो U होती है उसका मान आपको Q, C और U के पदों में उसका सूत्र लिखना है। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं U से। ठीक है। वो ऊपर लिखा है। तो U इक्वल टू यहां पर फॉर्मूला होगा 1/2 Q स्क्वायर अपान C। ठीक है। 1/2 Q स्क्वायर अपान C ये होगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला किसके पदों में, आवेश, धारिता और U के पदों में। ठीक है। अब यहां पर Q है आवेश, C है धारिता, U है संचित ऊर्जा। समझ में आया। तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं एक और रूप में, Q इक्वल टू आप लिख सकते हैं √2CU, √2CU। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को। कैसे, देखिए यहां पर क्या होगा, 2C का इधर मैंने गुणा कर दिया, 2CU हो गया। ठीक है। Q स्क्वायर इक्वल टू 2CU हो जाएगा, Q इक्वल टू √2CU। ठीक है।
समझ में आया? तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉन की अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आप विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर होगा अपवाह वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अपवाह वेग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि अपवाह वेग बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन था कि विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉन की अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में वृद्धि हो जाती है, उस अपवाह वेग बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध R से हम प्रतिरोध को डिनोट करते हैं, R = V/I। ठीक है, अब प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा आपको बताना है। तो मात्रक तो आप सभी को पता है, ठीक है, और विमा भी आप सभी को पता होगा क्योंकि अभी मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों में बताया है। तो मात्रक बताइए क्या होगा। एक मात्रक तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, एक मात्रक इसका होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, आप लिख सकते हैं। देखिए R = V/I, और एक और लिख सकते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पता होगा आप लोग को, ओम। इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। समझ में आया? ये तो आपको पता होगा। अब बीमा मैंने आपको अभी भी बताया था कि इसकी बीमा होती है mL2 T⁻³ A⁻²। ये बीमा होती है प्रतिरोध का। ठीक है, समझ में आ गया? बस यही आपको लिखना था। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है, बताइए। तो हम लिखते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में संबंध। ठीक है, संबंध। तो क्या संबंध है बताइए। इसका संबंध हो जाएगा E = ρ/J। ठीक है, E = ρ/J, ये आपका संबंध होगा किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J में। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर रो क्या है, तो रो है विशिष्ट प्रतिरोध, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम रो लिख देंगे यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध। J आपको पता है धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। यानी कि तार का प्रतिरोध हमें दिया गया है, R दिया गया है 500 ओम। ठीक है, 500 ओम हमें निकालना है विद्युत चालकता। तो हम विद्युत चालकता का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, विद्युत चालकता = होता है 1/R, यानी कि 1/ प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/500। ठीक है, ओम इनवर्स यहां पर आप लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, विद्युत चालकता का मात्रक। अब देखिए 500 का जब 1 से भाग देंगे, जब 1 का हम 500 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग समझ सकते हैं। 5 दूनी 10, 0.00, ठीक है, 2, 0.002 ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ठीक है, ये विद्युत चालकता का मान आ जाएगा, विद्युत चालकता। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी विद्युत चालकता की वैल्यू 0.002 ओम इनवर्स। समझ में आया? बस यही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, विद्युत चालकता = 1/ प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि आपको ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखना है जिनकी प्रतिरोधकता टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, यानी कि आप ताप बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता घटेगी। तो एक है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम, और एक है कार्बन। ठीक है, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दो प्राथमिक विद्युत सेलों के नाम लिखिए। आपको दो प्राथमिक विद्युत सेल के नाम लिखना है, तो इसका राइट आंसर होगा वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल, और एक होगा डेनियल सेल, डेनियल सेल। ठीक है, ये दोनों जो हैं प्राथमिक विद्युत सेल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि दो प्राथमिक विद्युत सेल कौन कौन से हैं, एक वोल्टीय सेल, एक डेनियल सेल। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का पहला नियम तथा दूसरा नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो मैं आपको बता चुका हूं, पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, पर आधारित है। और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, पर आधारित है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्वितीयक सेल का नाम लिखिए। एक सेकेंडरी सेल का आपको नाम लिखना है। तो द्वितीयक सेल है सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल, ये एक द्वितीयक सेल है। समझ में आया? तो यहां पर मैंने आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, जिसमें मैंने आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न बताया। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को कितना क्वेश्चन पहले से ही पता था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे।